जय हिंद साथियों। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जनरल अवेयरनेस के एक नए क्लास में। दोस्तों, आपको पता होगा कि इस क्लास में हम डेली जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन करते हैं। और दोस्तों, ये क्लासेस डेली होती हैं। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो यहाँ पर एक नोटिफिकेशन बेल आएगा, तो इसे आप ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा, जिससे कि आपको सारी नोटिफिकेशन मिल सके और डेली क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और दोस्तों, ये क्लास स्पेशली नेवी के कैंडिडेट के लिए, तो अगर आप इंडियन नेवी की तैयारी करना चाहते हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस क्लास में हम डेली नेवी एसएसआर एंड नेवी एमआर के जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन करते हैं। तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों, ये क्लास नेवी एसएसआर एंड एमआर दोनों के कैंडिडेट के लिए है, क्योंकि इंडियन नेवी में एसएसआर एंड एमआर दोनों का सिलेबस सेम होता है और इनसे जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन आते हैं एसएसआर के एग्जाम में भी और एमआर के एग्जाम में भी। तो दोस्तों, इसे एसएसआर एंड एमआर दोनों के कैंडिडेट अटेंड कर सकते हैं। तो चलिए आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं। और दोस्तों, इससे पहले भी हमने जो क्लासेस किया हुआ है तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जितने भी क्लासेस इससे पहले हुए हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, तो आप उन क्लासेस को भी जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए आज के इस क्लास की शुरुआत करते हैं। और आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, खानवा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था। चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे कि खानवा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था। तो दोस्तों, खानवा का युद्ध राणा सांगा एंड बाबर के बीच लड़ा गया था, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी दोस्तों, इब्राहिम लोदी एंड बाबर के बीच कौन सा युद्ध लड़ा गया था। हमने बताया कि खानवा का युद्ध राणा सांगा एंड बाबर के बीच लड़ा गया था। तो इब्राहिम लोदी एंड बाबर के बीच पानीपत का युद्ध लड़ा गया था। ये भी इंपॉर्टेंट होता है, तो ये भी आपको ध्यान देना है कि पानीपत का युद्ध इब्राहिम लोदी एंड बाबर के बीच लड़ा गया था। और दोस्तों, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? फर्स्ट बार जो पानीपत का हुआ था वो 1526 ईस्वी में हुआ था। ये अगली बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था इंडियन नेवी के, तो ये आप लोगों को ध्यान देना है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस मुगल शासक ने तीर्थ यात्रा पर कर समाप्त किया था। इसका राइट आंसर बताना है कि तीर्थ यात्रा पर किसने कर समाप्त किया था। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा अकबर ने। तो अकबर ने तीर्थ यात्रा पर कर को समाप्त किया था। चलिए उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निग्रो जनजातियां किस देश में पाई जाती है। इसका राइट आंसर बताएंगे। निग्रो जनजातियां किस देश में पाई जाती है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात अफ्रीका में निग्रो जनजातियां पाई जाती है। बाकी दोस्तों, यहाँ पर श्रीलंका में जो होती है वो वेदास जनजातियां पाई जाती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप लोगों को याद रखना है कि वेदास जनजाति श्रीलंका में पाई जाती है। बाकी दोस्तों, मलेशिया में भी एक फेमस जनजाति है जिसका नाम है सेमांग। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछ लेता है कि सेमांग किस देश की जनजाति है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं कि दक्षिण कोरिया की मुद्रा है। इसका राइट आंसर बताएंगे। तो दोस्तों, दक्षिण कोरिया की मुद्रा वान है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी दोस्तों, पीसो जो है वो फिलीपींस की मुद्रा है, तो ये भी आप लोगों को ध्यान देना है। फिलीपींस की मुद्रा जो है वो पीसो है और दक्षिण कोरिया के यहाँ पर हमने बताया वान है, तो ये आप लोगों को ध्यान देना है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, जिसे हम एनटीपीसी भी कहते हैं। तो ये आपको शायद पता होना चाहिए। तो बहुत सारे लोगों को ये पता होगा कि एनटीपीसी का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी दोस्तों, एनटीपीसी की स्थापना कब हुई थी ये भी कभी कभी पूछ लेता है। तो एनटीपीसी की स्थापना 1975 ईस्वी में हुई थी, तो ये आपको ध्यान देना है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम विद्यालय की स्थापना किसने की थी। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की थी? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों, इसकी स्थापना सैयद अहमद खान ने की थी, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। बाकी दोस्तों, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना जो हुई थी वो 1920 ईस्वी में हुई थी, तो ये भी आपको ध्यान देना है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भौगोलिक इतिहास के अनुसार भारत का प्राचीनतम पर्वत कौन सा है। इसका राइट आंसर बताना है। भौगोलिक इतिहास के अनुसार भारत का प्राचीनतम पर्वत, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अरावली, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी दोस्तों, आपको पता होगा कि जो कहा जाता है कि अरावली की स्थिति के कारण ही राजस्थान में वर्षा कम होती है, तो ये क्वेश्चन भी हमने कवर कराया है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं कि भारत में कितनी फसली ऋतुएं पाई जाती है। इसका राइट आंसर बताना है। भारत में कितनी फसली ऋतुएं पाई जाती है। तो दोस्तों, भारत में 3 फसली ऋतुएं पाई जाती हैं, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कौन कौन सी होती है यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि खरीफ हो गया, उसके बाद नेक्स्ट हो गया रबी हो गया, उसके बाद जायद। तो ये 3 पाई जाती हैं हमारे इंडिया में, तो ये आप लोगों को ध्यान देना है कि 3 फसली ऋतुएं जो होती है वो पाई जाती है। तो चलिए उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं
कि कामनी, हेमावती और अमरावती कौन सी नदी की सहायक नदियां है? इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात कावेरी की सहायक नदियां है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं कि मीठे पानी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो दोस्तों मीठे पानी का जो सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है वो नदी को माना जाता है। तो इसमें आप कंफ्यूज ना होइएगा कि महासागर एंड सागर लगा के आप चले आएँ, तो ये आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर नदी इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि संविधान सभा की अल्पसंख्यकों की उप समिति का अध्यक्ष कौन था? यहाँ पर पूछा जा रहा है कि अल्पसंख्यकों की उप समिति का अध्यक्ष कौन था। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात एच.सी. मुखर्जी जो थे वो अल्पसंख्यकों के उप समिति के अध्यक्ष थे। तो ये आपको ध्यान देना है। बाकी दोस्तों पट्टाभी सीतारामैया जो थे वो सदन समिति के अध्यक्ष थे। तो ये भी आपको ध्यान देना है कि सदन समिति के अध्यक्ष जो थे वो पट्टाभी सीतारामैया थे। बाकी एच.सी. मुखर्जी जो थे वो अल्पसंख्यकों के उप समिति के अध्यक्ष थे। चलिए उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान है, यहाँ पर संघीय, एकात्मक, संसदीय, रूप विधान में संघीय और भावना में एकात्मक। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात रूप विधान में संघीय और भावना में एकात्मक। तो ये आपको ध्यान देना है, आपको यहाँ पर संघीय नहीं लगाना है। बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। चलिए उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि नीलम संजीव रेड्डी भारत के कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो दोस्तों ये जो थे वो 6वें नंबर के राष्ट्रपति थे। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? इसका राइट आंसर बताएंगे। ये शायद आपको पता होगा, हमने इससे पहले भी ये क्वेश्चन कवर कराया है। तो दोस्तों श्वेत क्रांति का संबंध जो है वो दूध उत्पादन से है। तो ये आपको ध्यान देना है कि दूध उत्पादन से श्वेत क्रांति का संबंध है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ई रकम नामक नया प्लेटफॉर्म किस उद्देश्य के लिए शुरू किया गया है? यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है ई रकम नामक का। तो दोस्तों ये तैयार किया गया है कृषि उत्पादों को बेचने के लिए। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं कि निकट दृष्टि दोष वाले लोगों को कौन सा लेंस प्रयुक्त किया जाना चाहिए? इसका राइट आंसर बताना है कि निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है। तो दोस्तों निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस प्रयुक्त होता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी दोस्तों उत्तल लेंस जो होता है वो दूर दृष्टि दोष में होता है। तो ये आप लोगों को ध्यान देना है कि निकट में जो होता है वो अवतल होता है, बाकी दूर दृष्टि में जो होता है वो उत्तल लेंस होता है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सीएनजी वाहनों में ईंधन के रूप में भरने के लिए कितने किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर तक दबाया जाता है? यहाँ पर कंप्रेस्ड पूछ रहा है कि कितना प्रति वर्ग सेंटीमीटर तक दबाया जाता है सीएनजी को वाहनों में भरने के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात 200 से 250 प्रति वर्ग सेंटीमीटर तक दबाया जाता है जब इसे वाहनों में भरा जाता है सीएनजी। तो ये सीएनजी जब भरा जाता है। और दोस्तों सीएनजी का फुल फॉर्म आप लोग बताएंगे। सीएनजी का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो ये आपको ध्यान देना है कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो होता है वो सीएनजी का फुल फॉर्म होता है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं कि निम्न में से कौन से मधुमेह के लक्षण नहीं है? यहाँ पर ऑप्शन पूछा गया है कौन से लक्षण नहीं है। तो इसका राइट आंसर बताएंगे प्यास लगना, वजन घटाना, उसके बाद यहाँ है सांस की कमी या फिर थकान लगना। तो यहाँ पर पूछा गया है कौन सा नहीं है, तो ये भी आपको ध्यान देना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात सांस की कमी। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं कि निम्न में से कौन आउटपुट डिवाइस है? इसका राइट आंसर बताएंगे माउस, प्रिंटर, स्कैनर, कीबोर्ड। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों आउटपुट डिवाइस की बात कर रहा है। तो आउटपुट डिवाइस जो है वो प्रिंटर है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं कि नमामि गंगे योजना का उद्देश्य क्या है? इसका राइट आंसर आपको बताना है। नमामि गंगे योजना का उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पर दिया गया है स्वच्छता, भूमि संवर्धन, ए एंड बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ए एंड बी दोनों हो जाएगा, अर्थात नमामि गंगे योजना का उद्देश्य स्वच्छता एंड भूमि संवर्धन है। तो ये आपको ध्यान देना है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि देश का सबसे बड़ा घड़ियाल अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? यहाँ पर पूछा जा रहा है कि सबसे बड़ा घड़ियाल अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बस सी, अर्थात चंबल नदी क्षेत्र जो है वहां पर देश का सबसे बड़ा घड़ियाल अभ्यारण्य स्थित है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं कि भारत का बगीचा किस शहर को कहा जाता है? यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का बगीचा किस शहर को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है बेंगलुरु का। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी दोस्तों यहाँ पर केरला को क्या कहा जाता है, इसका आप आंसर बताएंगे। केरला को यहाँ पर मसालों का शहर कहा जाता है।
तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप लोगों को ध्यान देना है कि मसालों का शहर जो होता है वो केरला को कहते हैं। बाकी यहाँ पर मुंबई को जो कहा जाता है वो 7 टापुओं का शहर कहा जाता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। 7 टापुओं का शहर जो कहा जाता है वो मुंबई को कहा जाता है और मसालों का शहर जो कहा जाता है वो यहाँ पर केरला को कहा जाता है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं कि नाइजर देश की राजधानी क्या है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि नाइजर देश की राजधानी क्या है। तो दोस्तों नाइजर की राजधानी नैरा है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, इंटरनल इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। इसका राइट आंसर आपको बताना है, इंटरनल इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी जो है वो इंटरनल इंडिया पुस्तक के लेखक हैं। बाकी दोस्तों अब्दुल कलाम के फेमस पुस्तक जो है उनसे भी क्वेश्चन बनते हैं, तो इनका एक फेमस पुस्तक है विंग्स ऑफ फायर। बाकी दोस्तों मीरा रजी देसाई का जो पुस्तक है वो है नेचर क्योर। तो नेचर क्योर में यहाँ पर इनका पुस्तक पूछ लिया जाता है, नेचर क्योर जो है वो किसकी पुस्तक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं कि तनसा अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो दोस्तों तनसा अभ्यारण्य जो है वो महाराष्ट्र में स्थित है। यहाँ पर इसका ऑप्शन डी राइट आंसर, तो यहाँ पर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बाकी दोस्तों केरल में कौन सा अभ्यारण्य स्थित है, तो केरल में जो होता है वो पेरियार अभ्यारण्य स्थित है। तो ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि पेरियार अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है। तो ये आप लोग को ध्यान देना है कि ये केरल में स्थित है। बाकी हमने यहाँ पर आप लोग को बता दिया कि महाराष्ट्र में जो स्थित है वो तनसा अभ्यारण्य स्थित है। तो चलिए दोस्तों ये आज के 25 क्वेश्चन हमने कर लिए। तो डेली प्रैक्टिस सेट आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। और दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम जो भी होगा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वही क्वेश्चन हम आपको डेली कराने की कोशिश करते हैं। एग्जाम तक आपके जनरल अवेयरनेस की प्रैक्टिस कंप्लीट हो जाएगी। तो आप लोग क्लास को डेली अटेंड कीजिएगा, यहाँ से आपको डेली प्रैक्टिस हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों लाइक जरूर कर दीजिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट आपको यहाँ पर मिल रहा है। और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे तो PDF मैं टेलीग्राम पर सेंड कर दूंगा। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।